भाई साहब। हाँ जी। आजकल ये लोग यहाँ नहीं है क्या? नहीं जी, ये लोग अब यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते। सर निशा क्लास में आई थी। निशा? कौन निशा? अच्छा सर। निशा वो तो कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है। कई दिनों से कॉलेज में आ रही? आर यू श्योर? यस कार्तिक, मैं जानता हूँ, शी इज माई स्टूडेंट और मुझे ही पता नहीं होगा। यार दिल बड़ा परेशान है, लगता है कई दिनों से लैला दिखी नहीं ना। क्या पता यार उसने कोई दूसरा मजनू क्यों ढूंढ लिया। यार उसे कॉलेज तो आना चाहिए था ना, मजनू वो दूसरा ढूंढे या तीसरा। सही देखो तो। अबे चुप, एक तो नहीं उसके बगैर कैसा पता नहीं कहाँ गई निशा, अब उसे ढूंढने कहाँ जाऊं? तो नरमन पॉइंट चलो। अरे भाई नरमन पॉइंट क्यों? आशा दीदी ऑफिस में कुछ काम है। ओ हाँ, निशा की दीदी आशा जी के ऑफिस से पता चल सकता है कि निशा कहाँ है। यस। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं यहाँ के असिस्टेंट डिजाइन इंजीनियर मिस आशा ओबेरॉय। सर वो तो अब्रॉड गई हुई है। जी मैं जानता हूँ, मैं दरअसल उनकी छोटी बहन निशा जी के बारे में जानना चाहता था। मगर उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं? हाँ वैसे वो हर महीने आशा जी की सैलरी लेने आया करती हैं, मगर इस महीने तो वो आई नहीं। ओके। ओके। अरे वाह, लगता है पंचकनी में आके तुम्हारा दिमाग काफी चलने लगा है। वैसे इस पेंटिंग का टाइटल क्या रखोगी? तुम ही बताओ, इसका टाइटल क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो इसका टाइटल होना चाहिए जिंदगी। क्यों? जिंदगी ऐसी तो नहीं, कम से कम तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं। सबकी जिंदगी का असली रूप यही है निशा, एक फैला हुआ सुलगता रेगिस्तान। हाँ, दुख दर्द की रेत पर किसी उम्मीद के झरने की तलाश में बढ़ते हुए इन कदमों के निशान कुछ कम ज्यादा जरूर हो सकते हैं। चलो अब कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। पर मुझे भूख नहीं। अरे भूख कैसे नहीं है? वैसे भी इन दिनों तुम्हें खूब खाना चाहिए। चलो लाओ। अरे लाओ भाई। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। शायद प्रभात होंगे। आंटी यार। हेलो मम्मी, तुम पंचकनी कब आई? थोड़ी दिन पहले। हाय हेलो बेटा, कैसी हो? एब्सोल्युटली फाइन, तुम कैसी हो? अच्छी हो। सुना है आशा अब्रॉड चले गए? जी आंटी। अच्छा किया तुम यहाँ चली आई, बॉम्बे में अकेली बोर हो जाती, यहाँ रुचि के साथ तुम्हारा मन लगा रहेगा। जब तक आशा दीदी नहीं आ जाती ये मेरे पास ही रहेंगी। क्यों, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? कॉलेज तो ज्वाइन किया है इसने, लेकिन कॉलेज में जो कुछ भी सिखाते हैं वो तो मैं इसे यहाँ भी सिखा सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। वहाँ तो कॉलेज में टाइम लिमिट है, यहाँ तो तुम जितनी देर चाहो रुचि से सीख सकती हो और प्रैक्टिस भी कर सकती हो। यही सब सोच के तो मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। अरे बातों बातों में तुम्हें भूल ही गई, आप क्या लेंगी? अरे पगली, ये तो मेरा अपना ही घर है। अच्छा मैं कॉफी नाश्ता लाती हूँ। ओके, एज विश। अरे ये तुम्हारी नई पेंटिंग है क्या? ये मेरी नहीं है, निशा की पेंटिंग है। गुड, बहुत अच्छा हाथ है उसका।
और तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ओह एब्सोल्युटली फाइन मम्मी। इनफैक्ट बॉम्बे के एग्जीबिशन के बाद कुछ नई पेंटिंग्स भी बनाई हैं मैंने। बहुत अच्छा है। प्रभात कैसे है? ठीक है, अभी आते ही होंगे। अच्छा, लो शायद आ गए। हाय। हाय देखो तो कौन आया है। मम्मी। हाय। हाय देखो तो कौन आया है। मम्मी। नमस्ते मम्मी। आओ प्रभात। अब रुचि से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लगता है अभी आई हैं। हाँ, बस थोड़ी देरी हुई है। इस बार तो कुछ दिन रहेंगी ना? नहीं बेटा, बस कल ही चली जाओगी। ये क्या मम्मी, आप कुछ दिन भी हमारे साथ नहीं रहती। रुचि, देखो बेटा, तुम लोगों से ज्यादा मेरा अपाहिज, दुखी, जीवन से हारे हुए लोगों के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, जो मेरे पास जीवन सदन में नया जीवन पाने की उम्मीद से आते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी। देखो प्रभात, आज एक दिन के लिए भी मैं तुम दोनों के काम से ही आई हूँ। हमारे काम से? हाँ। हेलो प्रभात। हेलो। ये लीजिए आंटी, गरम गरम कॉफी और सैंडविचेस। आई एम नॉट अ गुड कुक बट आई होप यू लाइक इट। अरे नहीं बेटा। मम्मी आप कुछ कह रही थी कि आप हमारे काम से आई हैं? अरे हाँ, वो ऐसा है कि आज से 1.5 साल पहले हमारे जीवन सदर में एक 15-16 साल का लड़का आया था। लेप्रेसी थी बेचारे को, शरीर के बहुत से अंग सड़ गए थे। फिर हमारी दवा दारू और सेवा से बिल्कुल ठीक होकर घर चला गया। उसके फादर बॉम्बे में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सी प्रोफेशनल आर्ट गैलरीज है उनकी वहाँ। ऐसे ही बातों बातों में मैंने तुम दोनों का जिक्र किया और ये भी कहा कि तुमने बॉम्बे में एक एग्जीबिशन कर ली है, अब वो अपने आर्ट गैलरीज में तुम्हारी एग्जीबिशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं। बस मैं इसीलिए आई थी। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। यू नो मम्मी, अभी पिछले महीने ही रुचि 2 स्पॉन्सर्स के बुलाने पर बंबई होकर आई है, लेकिन बात बनी नहीं। अब बन जाएगी। तुम दोनों एग्जीबिशन की तैयारी करो, मैं तब तक उनसे बात करती हूँ। ओके मम्मी। देखो तो रुचि कौन है? हाँ शायद डॉक्टर आंटी आई हैं। रुचि तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ओह डॉक्टर मंगला, आइए आइए। हेलो प्रभात। हेलो। हाउ इज निशा? निशा इज ओके, आइए। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, रुचि की मम्मी भी आई हैं, आइए ना। ओह, अर्पिता भी आई है। हाँ। मैं आती हूँ। आइए। मम्मी, डॉक्टर मंगला आई हैं। डॉक्टर मंगला आई है? अरे वाह, जीवन सदन को अर्पित जीवन दायिनी अर्पिता देवी, कैसे हो? अभी तो डॉक्टर से कोसों दूर बिल्कुल कुशल मंगल हूँ डॉक्टर मंगला। कब आई? बस जब तुमने देख लिया। वापस जीवन सदन जाना है या 2-4 घंटे यहाँ भी रुकोगी? लगता है काफी मजाक के मूड में हो। क्या करूं, दिन रात पेशेंट के बीच रह के कभी कभी मैं खुद को पेशेंट समझने लगती हूँ। तुम जैसी सहेली मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए हंस बोल के जी हल्का कर लेती हूँ। चलो नाश्ता कर लो। नहीं, नाश्ता तो मैं घर से करके चली थी। मैं यहाँ से क्लिनिक जा रही थी। अंजा तुम जानती हो, समाज में खुद को एक गिरी हुई बदचलन औरत साबित करना और बच्चे को एक ऐसी लानत भरी जिंदगी देना जो मौत से भी बदतर होगी। देखो निशा, जब तक तो बच्चा छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा लोग उसे बेबाप की औलाद पुकारेंगे और फिर हर क्षण, हर पल, हर सोसाइटी में, हर जगह उसे ये ताना सुनना पड़ेगा। निशा, फिर वही बच्चा अपनी हर सांस के साथ तुम्हें चीख चीख कर कहेगा कि अगर तुम मुझे एक इज्जतदार जिंदगी नहीं दे सकती थी तो तुम्हें मुझे पैदा करने का क्या हक था? नहीं निशा, नहीं, बहुत गलत फैसला किया है बेटा। अब भी वक्त है, तुम ये बच्चा नहीं, मैं इस बच्चे की हत्या नहीं करूंगी। समाज चाहे मुझे किसी भी नजर से देखे तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदगी भर तुम्हारे किए की सजा भुगतती रहे, जिंदगी भर कोई तुम्हारी इज्जत न करे? नहीं निशा, नहीं, हम सब
इस दुनिया में दुनिया के साथ जीने पर मजबूर है। हम अपनी मर्जी से दुनिया को नहीं बदल सकते और ये सब मुमकिन भी नहीं है। देखो निशा, तुम अपने बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगी, जबकि इस समाज में पैदा होने से लेकर मरने तक हर इंसान के साथ उसके बाप का नाम जाना बहुत जरूरी है। निशा, अपनी जिद छोड़ो बेटा, वरना तुम अपना जीना तो दुश्वार करोगे ही, बल्कि एक दिन अपनी औलाद को खुदकशी करने पर मजबूर कर दोगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले तुम एक बार कार्तिक से जरूर मिल लो, ये मेरा मशवरा है। हमेशा अपने वकीलों के गलत मशवरे मानते रहते हैं। उन्हीं के कहने पे आपने अदालत में अपील ठोक दी। हमारे रुपयों के बारे में कुछ सोचा आपने? मैं तो दिन रात इन्हीं चक्रों में डूबा रहता हूँ रतनलाल जी, लेकिन क्या करूं, क्रय दिशा इतनी बिगड़ गई है कि सारा कारोबार ठप हो गया है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं दीनदयाल जी, मार्केट में तो हमने ये भी सुना है कि आपको दिवालिया करार दिया गया है। धुआं उठा है तो आग भी लगी होगी इंद्रमणि जी। हाँ, आपने सही सुना है। ये पनवेल वाली फैक्ट्री भी काफी मुद्दत से बंद पड़ी है। ऐसे में आप लोगों का भुगतान कैसे करेंगे? बाजार वालों को भुगतान तो करना ही पड़ेगा जायसवाल जी। इस मामले की बातचीत चल रही है, जैसे ही बात पक्की होती है। अजी एक बात से क्या होगा, 18 लाख तो मेरे ही निकलते हैं। घबराइए मत रतनलाल जी, पनवेल वाली फैक्ट्री पूरी मशीनरी के साथ बेच दूंगा। भाभी जी का जेवर वगैरह भी तो होगा। अब जो भी है, बस कुछ ही दिनों में आप सबका हिसाब कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बड़ी मेहरबानी दीनदयाल जी, हम लोग तो आपकी ईमानदारी और जुबान के कायल रहे हैं। क्यों जी? जी हाँ जी हाँ, हम तो बस आपको याद दिलाने आए थे। अच्छा नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। डैडी। अरे तुम लोग आ गए? डैडी ये लोग। अच्छा वो तुम लोग आ गए, बैठो, मुझे तुमसे इन्हीं के बारे में कुछ बात करनी है। बैठो बैठो। जी। ये सब मार्केट के व्यापारी थे बेटे, अपना अपना पैसा मांगने आए थे। आपने कहा नहीं, कोर्ट में अपील की हुई है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता हम उनके पैसे। हमारी अपील से इनका क्या वास्ता बेटे, इनका पैसा तो हमारे पास फंसा हुआ है ना। और फिर सारी मार्केट में मशहूर हो गया कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। ऐसे में लोगों को अपने पैसे की चिंता तो होगी ना। तो फिर आपने क्या सोचा डैडी? बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, हम यहां से दिल्ली शिफ्ट कर जाएंगे। तो फिर निशा का क्या होगा, जो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? दिल्ली में हम क्या करेंगे? वहां गिरधारी है, वहां से ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। कई बार कह चुका कि मैं वहां आ जाऊं उसके पास, और फिर मेरे उस पर एहसान भी है। ऐसी हालत में वही हमारी मदद कर सकता है। मैं यहां का ये बंगला, पनवेल की फैक्ट्री और सारा जेवर बेचकर इन सबका कर्जा उतार दूंगा। पर डैडी, मेरी पढ़ाई, कॉलेज। पढ़ाई तो वहां भी हो सकती है, कॉलेजेस वहां भी है बेटे। जरा सोचो, सारे शहर में मेरी कितनी बदनामी हो रही है। बेटे, नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करने के लिए हमें दिल्ली जाना ही पड़ेगा।
लगता है आज भी घर पर नहीं है। पता नहीं कहां चली जाती है। गुड मॉर्निंग सर। सर वो निशा रॉय, आई एम सॉरी कार्तिक, कुछ दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। क्या आप बता सकते हैं कि मिस निशा ओबेरॉय इस महीने भी अपनी बड़ी बहन की सैलरी लेने आई कि नहीं? 3 महीने से सैलरी लेने आई नहीं। अरे मेम साहब, कितना हुआ? राम राम मेम साहब। राम राम। आप अकेले आए, साहब नहीं आए? वो किसी काम से दुबई चले गए, कुछ दिनों में आ जाएंगे। ये लो। तुम कैसे हो शामशा? अच्छा मेम साहब, आइए। शामशा, सामने वाले बंगले में बहुत खामोशी है। मार्शल अंकल नहीं है क्या? मार्शल अंकल गोवा गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। ओह, इस लड़के को यहाँ से किसी भी तरह भेजना ही होगा, वरना सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्या करूं? क्या सोचने लगी मेम साहब? कुछ नहीं। आइए। चलो। मेम साहब, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? शामशा, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे हाँ, मुझे लिखने के लिए पेन और लेटर पैड लेके आना। जी मेम साहब। ये लीजिए मेम साहब। अमर, प्यार भरी याद, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। ये खत मैं तुम्हें पंचगनी से लिख रही हूँ। डॉक्टरों के मुताबिक मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए इंस्टीट्यूट से इस्तीफा देकर मैं यहाँ आ गई। अब तुम मुझे यही खत लिखना, तुम्हारा आने वाला मेहमान खैरियत से है। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सुनंदनी।